Hello friends, welcome to AM Pedagogics. Here I would like to revolutionize NEET aspirants. NEET 2022-2023 के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं लेके आई हूँ कुछ क्वेश्चंस। ये रिलेटेड है क्लास 11 के चैप्टर्स डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी मैं साथ लेके आई हूँ ताकि आपको इनके सॉल्यूशंस ढूंढने इधर उधर ना जाना पड़े, बल्कि आपके सामने ही उनके सॉल्यूशंस हो। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड लेक्चर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिए हैं। मेरे लेक्चर्स को देखें और चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें। Let's solve biology 90 questions in 45 minutes. Let's start with this mock test. Let's solve NEET biology. First question is, in man the gallbladder is situated in option A, left lobe of liver, option B, caudate lobe, option C, right lobe of liver, and option D, quadrate lobe. So look at this figure. कहाँ पे है गॉल ब्लैडर? लिवर के नीचे। तो लिवर का कौन सा लोब इन्वॉल्व होता है? राइट लोब ऑफ लिवर। राइट साइड पे गॉल ब्लैडर होता है, राइट लोब ऑफ लिवर के नीचे ये प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन, Succus entericus is the name given to option A, junction between ileum and large intestine, option B, intestinal juice, ऑप्शन सी स्वेलिंग इन द गट एंड ऑप्शन डी अपेंडिक्स। जिसने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अच्छे से किया है उस बच्चे को बिल्कुल पता होगा कि सकस एंटेरिकस इंटेस्टिनल जूस को कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 3, Stenson's duct is associated with option A, parotid gland, option B, cardiac gland, option C, thyroid gland, and option D, सबलिंगुअल ग्लैंड। माइंड में लेके आए कि स्टेंसन्स डक्ट कहाँ होती है? स्टेंसन्स डक्ट होती है बकल कैविटी में। बकल कैविटी में कौन से ग्लैंड्स होते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड्स। और इन ऑप्शंस में से स्लाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? पेरोटिड ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। तो यहाँ पे फिगर में आप ध्यान से देखें, मैंने एक ट्रिक दिया है। फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ पेरोटिड एंड फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ स्टेंसन, इन दोनों को मिला के बनता है पास्ट। तो इससे आपको याद रखना है स्टेंसन्स डक्ट कहाँ होती है? पेरोटिड ग्लैंड में। इसी तरह से अगर आपको जानना है कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड से कौन सी डक्ट निकलती है तो वो होती है वार्टन्स डक्ट। और इसे याद रखने के लिए मैंने इजी मेथड दिया है कि आप SON को ध्यान में रखें। जैसे पेरोटिड के लिए पास्ट बनाया, उसी तरह सब मैंडिबुलर ग्लैंड के लिए SON सन बनाया। S इज द फर्स्ट लेटर ऑफ सब मैंडिबुलर और वार्टन से हमने लास्ट 2 लेटर्स ले लिए और बन गया सन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगर आपको जानना है कि सबलिंगुअल ग्लैंड्स के साथ कौन सी डक्ट होती है, आपको मेरा लेक्चर देखना होगा बकल कैविटी के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जानिए कि सबलिंगुअल ग्लैंड के साथ कौन सी डक्ट ज्वाइन होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है पेरोटिड ग्लैंड। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, सेलुलोज डाइजेशन इन रैबिट इज एसोसिएटेड विद A, cecum, B, colon, C, small intestine and D, vermiform appendix। ह्यूमन और रैबिट दोनों में मोनोगैस्ट्रिक एलिमेंट्री कैनाल होती है। रैबिट में ह्यूमन से ज्यादा लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और साथ के साथ सीकम भी बहुत ही बड़ी होती है, जिससे कि लार्ज सरफेस एरिया मिल जाता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने में। प्लांट मटेरियल से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो सीकम के बड़े सरफेस एरिया होने के कारण एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से हो जाती है, सेलुलोज की प्रॉपर ब्रेकडाउन हो जाती है। रैबिट में सेलुलोज डाइजेशन रिलेटेड होती है सीकम से। So option A is the correct answer. Moving to next question, enterokinase takes part in the conversion of option A, pepsinogen to pepsin, option B, trypsinogen to trypsin, option C, protein into polypeptides, option D, casinogen to casein। अगर आपने मेरे लेक्चर्स प्रॉपरली अटेंड किए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जान ही गए होंगे, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटेरोकाइनेज की हेल्प से 2 रिएक्शंस होते हैं। एक तो होता है काइमोट्रिप्सिनोजेन चेंजेस टू काइमोट्रिप्सिन और दूसरा होता है ट्रिप्सिनोजेन चेंजेस टू ट्रिप्सिन। तो यहाँ पे काइमोट्रिप्सिनोजेन की ऑप्शन तो गिवन नहीं है, ट्रिप्सिनोजेन की ऑप्शन गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ बाइल डक्ट इज चोक्ड? बाइल डक्ट अगर चोक हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए, feces become dry, option B, acidic chyme will not be neutralized, option C, there will be little digestion in intestine, and option D, little absorption of fat will
अकर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाइल कहाँ से आता है। बाइल लिवर से आता है, लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट्स लेके आती हैं। गाल ब्लैडर में बाइल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है और फिर सिस्टिक डक्ट जाके मिल जाती है हेपेटिक डक्ट से और बनाती है कॉमन बाइल डक्ट जो कि खुलती है ड्यूडेनम में जाके। ड्यूडेनम क्या होता है? इनिशियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे बाइल क्या काम करती है? बाइल हेल्प करती है इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। कई बार क्या होता है कि गैल स्टोन बन जाता है गैल ब्लैडर में, बाइल डक्ट चोक हो जाती है उस स्टोन की वजह से, तो बाइल प्रॉपर वे में इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में नहीं पहुंच पाता, तो वहां पे जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट नहीं हो पाएगी, यानी कि प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट नहीं हो पाएगी। सो ऑप्शन डी, लिटिल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट विल अकर, इज द right answer. Moving to next question, question 7. The human intestine is long because ह्यूमन इंटेस्टाइन लंबी होती है। क्यों लंबी होती है? ऑप्शन ए, बैक्टीरिया इन फूड कैन बी किल्ड ग्रेजुअली। ऑप्शन बी, इट प्रोवाइड्स मोर सरफेस फॉर फूड स्टोरेज। ऑप्शन सी, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि इंटेस्टाइन का लंबा होना किससे रिलेटेड है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। सरफेस एरिया अगर बढ़ता है इंटरनल लाइनिंग का तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी इंक्रीज होती है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये सरफेस एरिया बढ़ता कैसे है? किसकी प्रेजेंस होती है जिसकी वजह से सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विली एंड माइक्रोविली ऑन द इनर लाइनिंग। सो अंदर की लाइनिंग में विली प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविली उन पे प्रेजेंट होते हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन फिजियोलॉजी बाय बीइंग सिग्निफिकेंटली लॉन्ग। फूड न्यूट्रिएंट्स ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो पाते हैं विली और माइक्रोविली की प्रेजेंस के कारण। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8. ऑन रिमूवल ऑफ पेनक्रियाज द कंपाउंड विच रिमेन्स undigested is option A, proteins, option B, carbohydrate, option C, fat and option D, all of the above. पेनक्रियाज अगर बॉडी में से रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा? पेनक्रियाज में दो तरह के सेल्स होते हैं, एंडोक्राइन सेल्स एज वेल एज एक्सोक्राइन सेल्स। एंडोक्राइन सेल्स प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टेटिन और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इंसुलिन हेल्प करता है ब्लड शुगर लेवल को लो करने में और ग्लूकेगॉन रेज कर देता है ब्लड शुगर को। एक्सोक्राइन सेल्स प्रोड्यूस करते हैं कुछ ऐसे एंजाइम्स को जो कि इंटेस्टाइन में फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सब प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। एमाइलेज डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को और लिपिड्स ब्रेक डाउन करता है फैट्स को। यानी कि ये एक्सोक्राइन सेल्स बहुत जरूरी हैं। ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखने के लिए एंडोक्राइन सेल्स बहुत जरूरी हैं। तो इस तरह से पेनक्रियाज बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। जब पेनक्रियाज रिमूव कर दिया जाए बॉडी से तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगी? कौन सा कंपाउंड अनडाइजेस्टेड रह जाएगा? विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? ए प्रोटीन्स, बी कार्बोहाइड्रेट या सी फैट? ये तीनों ही अनडाइजेस्टेड रह जाएंगे। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Moving to next question, question 9. The layer of cells that secretes enamel of tooth is option A, odontoblasts, option B, ameloblasts, ऑप्शन सी ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑप्शन डी डेंटोब्लास्ट। अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पे क्लियरली सीन है कि डेंटाइन बनता है ओडोंटोब्लास्ट से और इनेमल बनता है एमेलोब्लास्ट से। तो इस तरह से जब भी आपने एग्जाम के दौरान कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है उससे रिलेटेड डायग्राम को दिमाग में लेके आना है, उसकी लेबलिंग को दिमाग में लेके आना है। यू विल डेफिनेटली बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। वेल लेबल्ड डायग्राम्स को बार बार रिवाइज करो। इस डायग्राम को देख के हम ये बता सकते हैं कौन सी लेयर सिक्रीट करती है इनेमल ऑफ टूथ को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। ये क्वेश्चन रिलेटेड है दो स्टेटमेंट्स के साथ। एक स्टेटमेंट को कहते हैं हम असर्शन स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट होती है रीजन फॉर दैट असर्शन स्टेटमेंट। हमने ये चेक करना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट्स असर्शन और रीजन ट्रू हैं,
or reason is the correct explanation of assertion, then option A will be the correct answer. In case assertion और reason दोनों true हैं, लेकिन reason is not the correct explanation of the assertion, then option B will be the correct answer. अगर assertion true statement है, लेकिन reason false statement है, तो हम ऑप्शन सी को चूज करेंगे. और इन केस बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, तो हम ऑप्शन डी चूज करेंगे. इन ऑप्शंस को चूज करने के टाइम पे हमें टोटली इन स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखना है. ये स्टेटमेंट्स आपको डेफिनेटली एनसीईआरटी से ही आने वाली हैं. इसके लिए आप मेरे लेक्चर्स जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं उनको देखना ना भूलें. एनसीईआरटी स्पॉटलाइट की सेगमेंट के अंडर मेरे ये लेक्चर्स हर चैप्टर से रिलेटेड आएंगे, तो आप उन्हें देखना ना भूलें. अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की assertion और रीजन स्टेटमेंट्स की तरफ. assertion for this question is the second largest digestive gland in our body is पेनक्रियाज. पेनक्रियाज दूसरा लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारी बॉडी में है. और रीजन क्या दिया गया है यहाँ पे? पेनक्रियाज फंक्शंस बोथ एज एन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, तो ऑप्शन ए चूज करेंगे. लेकिन अगर रीजन स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion स्टेटमेंट, तो हम ऑप्शन बी चूज करेंगे. अब यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट्स तो ट्रू हैं, लेकिन रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ऑप्शन बी विल बी द correct answer for this question. Moving to next one, question 11. Match the items in column 1 and column 2 and choose the correct answer. अब यहाँ पे दो कॉलम्स गिवन हैं. दोनों में जो कीवर्ड्स गिवन हैं उनको हमने मैच करना है. किस तरह से वो आपस में रिलेटेड हैं. अब यहाँ ऊपर जो टेबल गिवन है उसमें ऑप्शंस गिवन है A, B, C, D. स्मॉल लेटर्स में अगर आप देखें तो कुछ सीरीज दिए गए हैं. हमें इन ऑप्शंस के सीरीज को इनसे मैच करना है. इन A, B, C, D, E को इन 1, 2, 3, 4, 5 से मैच करके यहाँ पे एक प्रॉपर सीरीज चेक करना है. इस तरफ कुछ टर्म्स गिवन हैं जैसे कि ओमनिवोर, सैंग्विवोर, फ्रूगिवोर, कार्निवोर, हर्बीवोर. अगर आपको इनके मीनिंग पता है तो आप उनसे इनको रिलेट करेंगे. लायन का फूड क्या होता है? फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, तो वो हो गया कार्निवोर. सो ए से 4 रिलेटेड है. अगर यहाँ पे हम इजी वन चूज करते हैं दैट इज काउ. काउ हर्बीवोर है, तो ऑप्शन 5 दैट इज हर्बीवोर. सो ए से रिलेटेड है 4 और सी से रिलेटेड है 5. अब दो ऑप्शंस को चूज करने के बाद ही हम यहाँ पे देखेंगे कि ए और सी के साथ 4 और 5 कहाँ पे हैं. सी ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि ए से रिलेटेड 4 है और सी से 5. तो वेरी क्विकली आप इस आंसर को जज कर सकते हैं. लेकिन इसको और पुख्ता करने के लिए और क्लैरिफाई करने के लिए कि हाँ क्या ये मेरी ऑप्शन सही है, तो एक और चांस लेते हैं कि मॉस्किटोज क्या होते हैं. ब्लड पे डिपेंडेंट होते हैं, खून चूसते हैं. खून चूसने वालों को क्या कहते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो ब्लड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो दूसरों का खून चूसते हैं, उन्हें सैंग्विवोर कहते हैं. ई से रिलेटेड है ऑप्शन 2. आप यहाँ सी ऑप्शन में देख सकते हो कि ई से 2 रिलेटेड है. तो हमारी 3 ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट मिल गई हैं, मैच कर गई हैं ऑप्शन सी से. तो हम झट से अपना आंसर ऑप्शन सी दे देंगे. यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दे देती हूँ. अगर आपको नहीं पता है कि फ्रूगीवोर क्या होते हैं, फ्रूगीवोर होते हैं जो फ्रूट्स खाते हैं. बैट्स आर फ्रूगीवोर. तो बी के साथ 3 आ गया. अब रह गया कॉकरोच. कॉकरोच तो सब कुछ खा लेते हैं, वो ओमनिवोर कहलाते हैं. So now moving to next question, question 12. The hormone that stimulates the stomach to secrete gastric juice is option A gastrin, option B renin, option C enterokinase and option D enterogestrone. कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है स्टमक? हार्मोन्स के ऊपर भी मेरी एक वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर देखें. आपको सारी सिक्रीशंस का पता लग जाएगा कौन सा हार्मोन कौन सी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है. अभी यहाँ गैस्ट्रिन के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे देती हूँ कि गैस्ट्रिन इज अ ग्रुप ऑफ डाइजेस्टिव हार्मोन सिक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ पिलरिक एंड ऑफ द स्टमक.
वो एंड जहां पे स्टमक के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन जाके ज्वाइन होती है। जैसे ही फूड स्टमक में एंटर करता है तो गैस्ट्रिन रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू गैस्ट्रिक सेल्स जो कि स्टमक वॉल में होते हैं वो ट्रिगर कर देती है गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट होने में। गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है मेनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि फूड में प्रेजेंट फाइब्रस मैटर को सेपरेट करता है और जितने भी बैक्टीरिया अगर हमारे स्टमक में पहुंचते हैं उनको किल करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ पेप्सिनोजन होता है जो कि प्रोटीन को स्प्लिट करने में हेल्प करता है। हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने अपने दिमाग में लेके आनी है ये फिगर। आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज गैस्ट्रिन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Brunner's glands are present in option A, esophagus, option B, duodenum, option C, ileum and option D, स्टमक। ब्रनर्स ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं? ब्रनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं इन द सबम्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम और सिक्रीट करते हैं एक अल्कलीन फ्लूइड जिसमें म्यूसिन होता है जो कि म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है। स्टमक से जब फूड आता है तो वो एसिडिक होता है, एसिड चाइन जिसे बोलते हैं। अल्कलीन फ्लूइड म्यूसिन हेल्प करता है उसको न्यूट्रलाइज करने में। ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। ब्रनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ड्यूडेनम। Moving to next question, question 14. Among the following, the salivary gland is option A, Brunner's gland, option B, sublingual gland, option C, adrenal gland and option D, lacrimal gland. Answer बिल्कुल क्लियर है अगर आपने salivary glands अच्छे से याद किए हुए हैं। Yes, option B is the correct answer. Moving to next question, question 15. Human liver weighs about option A 5 kilogram, option B 6 kilogram, option C 1.5 kilogram and option D 3 kilograms. Human liver is the largest digestive gland. ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसका वेट क्या होगा? हमारे बॉडी वेट का अराउंड 2% होता है। 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट जो कि बनता है 1500 ग्राम या फिर 1.5 किलो, दैट इज 1.5 kg। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1.5 kg। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लिवर स्टोर्स ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन डी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। लिवर अपने अंदर क्या स्टोर करता है? हर तरह के विटामिन स्टोर करता है जैसे कि A, D, E, K एंड B12। सो यहाँ से क्लियर हो जाता है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विटामिन A, D, E और K फैट सॉल्युबल होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि बाइल सिक्रेटेड ड्यूरिंग डाइजेशन इज एसेंशियल फॉर एब्सॉर्बिंग देम so that the body can use them properly. Moving to next question. Dental formula of a child under 17 years of age is 17 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? इसके लिए आपको दिमाग में इस चार्ट को रखना है। यहाँ पे गिवन है कि चाइल्ड में 20 टीथ होते हैं। सो इनका फॉर्मूला हो गया 212 और एडल्ट का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, 8th क्लास से करते आ रहे हो। 32 टीथ होते हैं ह्यूमन में और डेंटल फॉर्मूला होता है 2123। यहाँ से ऑप्शन ए और सी तो निकल गए और अब बचता है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। थर्ड मोलर 18 साल की उम्र के बाद ही इरप्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक टूथ की कमी आ गई, लास्ट वन। 17 ईयर ओल्ड के बच्चे का क्या डेंटल फॉर्मूला होगा? 2122 upon 2122. So option B is the correct answer. Moving to next question, question 18. Most abundant organic compound on earth is option A protein, option B cellulose, option C lipids and option D steroids. अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स में क्या होता है? सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती हूँ मैं आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड एंड सिंगल मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, रिजिडिटी टू प्लांट सेल वॉल्स। वुड इज अप्रोक्सीमेटली 50% सेलुलोज,
300 से 3000 ग्लूकोज सब यूनिट्स का ये बना होता है और एक एक्सटेंडेड स्ट्रेट चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बनी होती है, पैरेलल चेन्स होती हैं जो कि क्रिएट करती हैं लंबे रिजिड फाइबर्स को, और ह्यूमंस इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन असर्शन रीजन दो स्टेटमेंट्स लेके आई हूँ, आपको क्लियर ही होगा, मैंने पहले भी बताया कि अगर assertion और reason true है, reason is the correct explanation of the assertion, then option A। अगर assertion reason true है और reason is not the correct explanation of the assertion, then option B is the right answer। अगर assertion true statement है और reason false है तो option C, and if both assertion and reason are false, then option D is the right answer for your question। Assertion reason statements को read कर लेते हैं। Assertion is dental formula gives the number of teeth in the half of each jaw. Yes, this is correct. Then reason for this is given. Dental formula can be expressed for insectivorous mammals as well as for the non-mammalian vertebrates. Whether this is the correct reason? No, this is not the correct reason। ये reason ही नहीं बल्कि ये statement ही correct नहीं है। तो अब जब statement ही correct नहीं है, only assertion is true, reason is false, we will go for option C। So 19 question का आंसर बनता है option C। Moving to next question, thecodont, diphyodont and heterodont teeth are characteristic of option A, aves, option B, reptiles, option C, mammals, option D, amphibians। तो अगर आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन टीथ के बारे में अच्छे से स्टडी किया है, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए थेकोडोंट, डाइफायोडोंट और हेट्रोडोंट टीथ कौन से होते हैं। इन सब के मीनिंग अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।